अपना जो नया चैप्टर है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी आपके सामने लेके आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले जो हमारी लाइफ का सबसे इसेंशियल पार्ट है। जो भी आजकल की लाइफ है बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम इमेजिन नहीं कर सकते। इवन दो हम जो भी यूज़ कर रहे हैं लाइटनिंग, फैंस, एसीज, जो भी समर सीजन वेकेशन सब चीज़ों में जो भी आ रहा है सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। ठीक, तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब है एक्चुअल में समझेंगे, ना कि सीधा जो फॉर्मूलेज हैं उन पे अटैक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कहाँ से आया, सबसे बेसिक चीज़ क्या है, वो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाई करते थे तो हमसे कहा जाता था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मींस कैसे कि ये कंडक्ट कर सकते हैं, आपको शॉक लग सकता है, या फिर हम डिस्कस करते थे डिस्टिल वाटर एंड जो हमारा सॉल्ट वाटर है इसमें कौन कंडक्टिंग होगा। ये सब चीज़ें 7th 8th क्लास की समझ में आती थी। 9th 10th में हमने मेटल्स के बारे में अच्छे से 9th में पढ़ा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब चीज़ें क्यों हैं, मतलब मेटल्स क्यों गुड कंडक्टर हैं, तो इस चैप्टर में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट है तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अगर मैं याद करूँ 9th क्लास में जब हमने पहला वो जो चैप्टर डिस्कस करते थे तो हमने बोला था जो एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करा था, जिसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल जो सबसे लास्ट में आया था। ठीक, तो बोर मॉडल में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन शेल में प्रेजेंट है, KLM शेल है ना। और हमें क्या बात पता चली थी कि हमारा न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने क्या बताया, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ तुम्हें आती होगी, नहीं आती तो ये लिख लेना दोबारा। और यहाँ पर हमारे पास शेल प्रेजेंट होती है। ठीक, KLM। ठीक, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा, वैलेंसी कैसे हम सेटिस्फाई करते थे, 8 करते थे। ओके, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, जैसे मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल लेता हूँ तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा केमिस्ट्री से लेके आ रहा हूँ फिजिक्स के अंदर, तो थोड़ा पेशेंस रखना, सब चीज़ें समझ में आएंगी। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, 3 तो 5 6 7 1 8 2 यहाँ। ठीक है, अब इसको ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो इलेक्ट्रॉन है तो समझ में आता है कि शेल में जो घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और जो मेरे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो मेरे शेल में M शेल में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसको अपनी अगर वैलेंसी पता लगानी है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक, लूज 2 इलेक्ट्रॉन। अब भाई इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो जाएंगे कहाँ, अब या तो ये किसी मीडियम में प्रेजेंट हो तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या कोई लेने वाला हो इलेक्ट्रॉन। अब लेने वाला का हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर क्लोरीन है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन जोड़ के MgCl2 आयनिक कंपाउंड बना रहे थे। केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इसमें रिलेट कर रही है। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, Mg2+ आयन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको चाहिए ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब लास्ट शेल में ऑक्टेट का समझ में आता है। ठीक, ओके, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब कि इसका कुछ यूज हो रहा होगा, है ना। तो मैंने इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा है इलेक्ट्रिसिटी का बेसिस, इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारी कंडक्टिंग होगी। कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर रही है, तो हमारी ठीक है, आप देखो इलेक्ट्रॉन से हमारे पास देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। अगर एल्युमिनियम होगा तो एल्युमिनियम में कैसी कन्फिग्रेशन होती है, KLM, है ना। याद करो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13। ठीक, तो 283, तो लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक, तो हर मेटल अलग अलग जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब देखो मैं सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूँ मैग्नीशियम की। अब ऐसे मैग्नीशियम की अगर मैं एक मेटल लूँ, मेटल रॉड लूँ, तो उसमें कितने 1000 करोड़ लैक्स जो होंगे एटम्स होंगे, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक, अच्छा, और एक और बात क्या पढ़ी थी, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻²⁴। ठीक, कूलम इसकी जो यूनिट थी। ठीक, तो ये जो चार्ज है इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन में बहुत ही कम चार्ज है ना। और कुछ बेसिक क्या है, ये जो बेसिक वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹, ये जो कुछ वैल्यू है
ये वैल्यू कुछ मैटर कर रही है ना, कि इसी के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 3 इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसी बहुत सारे एटम्स हैं, लाख करोड़ हैं, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, है ना। तो अब आगे कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है या इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे हैं, उससे एटम की स्टेबिलिटी का पता चल रहा है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन निकलने का जरूरी क्या है वो केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं, तो उसका मतलब कि उस मटेरियल में कुछ इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे ही घूम रहे होंगे, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम समझते हैं, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक। ये वैल्यू है, यूनिट तुम खुद देख सकते हो, ठीक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ओके। अब इतना जो चार्ज है उतने मेरे पे 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक। 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, देखो मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, और प्रोटॉन का P+ ऐसे लिख सकते हो, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता है तो हम सीधा उसे N लिख देते हैं और ब्रैकेट में न्यूट्रॉन, ठीक। 3 इलेक्ट्रॉन के 3 × 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब मेरे N इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने बोला कि एक मेटल रॉड में सिर्फ एक एटम नहीं होगा, तो एक एटम नहीं होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी n होंगे, n इलेक्ट्रॉन के लिए n × 1.6 × 10⁻⁹, ठीक। तो इस टर्म को मैं सीधा इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, या E लिख देते हैं, इससे E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q = Ne, ठीक। अब देखो तुम्हें समझ में आता है n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है जो मैंने चार्ज डिस्कस करा, 1.6 × 10⁻⁻⁹। अच्छा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव आप खुद समझ सकते हो, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे n ही आ गया ये, तो -1.6 × 10⁻⁻⁹ को मैं लिख रहा हूँ E, ठीक। अच्छा, अब देखो ये Q मैंने एक टर्म लाया, Q मतलब होता है चार्ज, ठीक। अब ये चार्ज का कंसेप्ट आ गया। अब देखो कि तुमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो उस पर क्या आएगा, देखो थोड़ा सोचो, ठीक। मैं मैग्नीशियम डिस्कस कर रहा था, है ना। मैग्नीशियम में मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी 282, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो हमने क्या पढ़ा था 9th में जब वैलेंसी निकालते थे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। मेटल से ही सब कुछ समझ जाओगे तुम, कैसे सिल्क रॉड है, इबोनॉइड रॉड है, ग्लास फर्क, या जो भी सिल्क क्लॉथ से तुम ड्राइव कर रहे हो, तो कैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सारा कंसेप्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव जो एंटिटी है वो निकल रही है। नेगेटिव एंटिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं नेगेटिव दे दूं किसी से, तो वो सीधी सी बात है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, बात समझ में आती है। तो ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा तो इसमें मैग्नीशियम प्लस चार्ज आया, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, है ना, क्योंकि हम वहां चार्ज लिखते थे। तो ये चार्ज क्या है, n × E, कितने इलेक्ट्रॉन निकले या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, और नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन से मत कंसेप्ट वो मिला देना, ठीक, ओके। पॉजिटिव चार्ज समझना है। अब मैं बात करता हूँ जैसे क्लोरीन। अब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करता है, तो Cl- चार्ज आता है, तो ये होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक। ये बात समझ में आती है। इसका मतलब कि इफ एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखो नेगेटिव चार्ज लूज कर रहा है, नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव कोई भी जो टर्म है वो लूज कर रहा है, इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उस पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सीधी सी बात है, समझने वाली बात है। इफ एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, अब देखो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए तो तुम पहले न्यूट्रल हो और तुम पे इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रॉन से बनी है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो हमें मान लो हाथ पे दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का वो जो नेगेटिव चार्ज है वो तुम पे शूट दिखेगा ना, क्योंकि कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज दिखेगा। देखो क्लोरीन पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इस पर पहले से न्यूट्रल था। तो नेगेटिव चार्ज अगर हमारे ऊपर आ रहा है, अगर हमारे ऊपर लोन आ रहा है, ठीक, अगर मैंने किसी के पैसे लिए हैं, लोन आ रहा है, तो मेरे पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो वही चीज इफ एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल, ठीक। बात ये ध्यान रखनी, ये तो अपने आप हो जाएगा, इट गेन्स नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो ये सिंपल कंसेप्ट था, और ये जो मैंने डिस्कस करा इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक,
कि मतलब जो भी चार्ज होगा वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर मल्टीपल का इसके ई के बराबर होगा। ई मैंने क्या बोला -1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक। तो नेगेटिव नेगेटिव समझ में आ जाना चाहिए बात। ओके, तो इसको मैंने एक एंटिटी माना है। ठीक, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया। ठीक, तो अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है मेरा n इंटू ई, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे वो हमें उनसे नहीं मतलब, कितना आया वो उसको हम टोटल क्यू आपसे डिस्कस करा। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, बहुत ही बेसिक से समझा है कि इलेक्ट्रॉन क्यों कोई एटम गेन कर रहा है लूज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन उसमें कैसे प्रेजेंट होंगे। ठीक, मेटल का भी समझेंगे, मेटल क्यों गुड कंडक्टर है और बाकी चीजें। तो सबसे पहले चीज समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्योंकि जो भी हम आसपास देखते हैं सीधा हम करंट वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि देखो कोई इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, कोई चार्ज की बात नहीं कर रहा, सीधा इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं। तो अगर हमें बेसिक्स पता है तो इलेक्ट्रिक करंट का भी समझ में आएगा डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो अभी मैंने चार्ज डिस्कस करा, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू ही है। ठीक, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक, अब क्रॉस सेक्शन वर्ड क्या है, जो जो नए वर्ड आएंगे कोई वर्ड ऐसे रट मत लो, जो भी वर्ड आए सीधा देख लो हाँ ये क्रॉस सेक्शन वर्ड होता है, डेफिनेशन में याद करना है, उस वर्ड का मतलब समझो, क्योंकि वर्ड का मतलब समझोगे तो वो जो कंसेप्ट है दिमाग में हमेशा रहेगा, एग्जाम में खुद की लैंग्वेज से आंसर लिखोगे। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर है तो उसका मैंने कुछ एरिया ले लिया। ठीक, तो एक तरह से क्या है, इस एरिया को मैंने क्रॉस कर दिया अपने अंदर, और सेक्शन क्या होता है, पार्ट। सेक्शन क्या, पार्ट। तो अगर ये बहुत ही बड़ा कंडक्टर है तो इसका मैंने कुछ क्रॉस सेक्शन लिया है। ठीक, और ये क्या है, मतलब हर जगह में सेम क्रॉस सेक्शन लूंगा। देखो कंडक्टर ये पूरा फ्लो कर रहा है, मान लो ये वायर है, इसका मैंने ये क्रॉस सेक्शन लिया। ठीक, अब इस क्रॉस सेक्शन का कुछ एरिया होगा, बात समझ में आती है, क्योंकि देखो इतना मैंने क्या लिया, सेक्शन का ये पार्ट लिया। सेक्शन मतलब पार्ट, और क्रॉस माने मैंने अपना जो है बाउंड्री बना ली है। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन वर्ड कोई भी वर्ड ऐसे रटना मत कि हाँ क्रॉस सेक्शन वर्ड है, मतलब समझो। ठीक, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर समझ में आता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे एग्जांपल मेटल इन यूनिट टाइम, मतलब कि यूनिट टाइम 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम 1 सेकंड ही लेते हैं क्योंकि जो हमारे नॉर्म्स है कि यूनिट क्या लेनी है वो 1 सेकंड है। ठीक, अच्छा, तो मुझे क्या समझ में आया कि करंट क्या है। अब करंट का सिंबल आई होता है, ये ध्यान में रखना। जैसे चार्ज का मैंने सिंबल क्या लिया था, चार्ज का सिंबल Q, टाइम का सिंबल T। ठीक, तो करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक, और चार्ज क्या है Q, टाइम क्या है T। ठीक, अब चार्ज मैंने क्या डिस्कस करा था कि चार्ज क्या है, मतलब Q एन ई क्या है मेरे पास, E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्यों समझ में आया, क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि हम ऐसे नंबर लिख देंगे कि इसी के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो जो चार्ज आएगा हमेशा इस तरीके से आएगा। ओके, ठीक, तो यहाँ पर मेरे को चार्ज की यूनिट क्या मिली, कूलम। ठीक, ये क्या है, कूलम। तो यहाँ पर ये मेरे पास आ गया कूलम और टाइम की यूनिट सेकंड। ठीक, तो हमारे पास अगर मैं करंट की यूनिट देखूं, ठीक, तो करंट की यूनिट क्या है, 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक, क्योंकि देखो 9th क्लास में भी हमने सीखा है यूनिट निकालना वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की। ठीक, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वही चीज़ हमने, देखो मैंने कूलम लिखा कहाँ से, ये जो मेरा क्वांटाइजेशन चार्ज था कूलम सेकंड, क्योंकि एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैसे बताओ करंट की यूनिट क्या होगी। तो सीधा तुम्हें जो कंसेप्ट है, जो तुम्हें पता लगाया है कि देखो ये भी फॉर्मूला रटने वाला नहीं है। कंसेप्ट क्या था कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है पर टाइम में, कि मान लो इसने इतना ट्रेवल करने में चार्ज टाइम टी लिया, तो उसको मैंने करंट बोला। तो करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक, तो चार्ज क्या निकला मेरा, Q इक्वल टू एन ई, और टाइम क्या है T। तो मैंने टाइम ले लिया 1 सेकंड, कूलम 1 कूलम, तो यूनिट आ गई 1 कूलम पर सेकंड। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास जो कन्वेंशन है इसको हम 1 एम्पेयर भी बोलते हैं। ठीक, अब 1 एम्पेयर क्या है, एम्पेयर जो है यूनिट है SI यूनिट। ठीक, तो SI यूनिट ऑफ करंट। ठीक, अब ये SI यूनिट क्या है, जो फ्रेंच में हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर SI जो है यूनिट देता है हर एक एंटिटी की। जैसे हमारा फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, लेकिन तुम फोर्स को कैसे पढ़ते हो कि न्यूटन, फोर्स को हम कैसे भी लिख सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स देखो क्या होता है,
मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो गया m, ठीक, यानी कि केजी में यूनिट मान लो, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा अपॉन v स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर मेरे पास यूनिट आ जाएगी m सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होती है फोर्स की, और इसी को मैं न्यूटन भी बोलता हूँ, ठीक। तो ये ऐसा यूनिट है। सेम चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर करंट की यूनिट तो कूलम पर सेकंड मैंने आपको बताया, बस आपको और क्या ध्यान में रखना है कि हाँ भाई इसे एम्पियर भी बोलते हैं, और ये एसआई यूनिट है करंट की, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। तो जो करंट का कंसेप्ट है, क्या समझ में आ रहा है कि कितना चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है पर यूनिट टाइम में। 1 सेकंड ले लो तो 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रैवल कर रहा है। अब वो चार्ज है क्या, चार्ज एक्चुअली में है क्या, देखो चार्ज मैंने लिखा ये Q इक्वल टू एनी, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, मतलब समझ में आ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उस कंडक्टर से, तो एक टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो वो मेरा हो गया करंट, ठीक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही हमने चार्ज बोला है, सारे इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, सीधा चार्ज जो है हमने कलेक्टिवली बात करी है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि मतलब ये किस तरीके से क्यों ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, या जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है पर यूनिट टाइम में हो रहा है तो वो करंट हो रहा है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। तो किसी भी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन किस तरीके से बताते हैं, है ना। तो इसमें टॉपिक जैसे मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक। तो देखो सॉलिड का मतलब क्या था कि सॉलिड में पार्टिकल्स पास होते हैं, है ना, ये चीज समझ में आई थी 9th क्लास में। अब सॉलिड में पार्टिकल्स, यहाँ पर पार्टिकल जो वर्ड यूज हुआ है, पार्टिकल क्या है, एटम्स, ठीक। और एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम्स में न्यूक्लियस है ना। एटम का तुमने ये पढ़ा स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस आ गया तुम्हारे पास, यहाँ पे है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसमें है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक। जो भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, और जो भी घूम रहे हैं, ठीक। तो ये जो बाहर वाले यही तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब एटम भले ही क्लोजली पैक्ड है, लेकिन एटम के जो बाहर में शेल इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो तो घूम सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यही इधर उधर घूम रहे हैं एटम से निकल के, और ऐसे घूमते हैं जैसे वैक्यूम में पड़े हैं, खाली पड़े हैं मौज में, इन्हें मतलब ही नहीं एटम है भी या नहीं है, ठीक है। भले ही एटम क्लोजली पैक्ड है लेकिन इलेक्ट्रॉन मजे से घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। अभी आगे एक कंसेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन घूम क्यों रहे हैं। अभी समझो कि ऐसे, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे होती है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहे हैं तो उसकी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है, ठीक। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स होते हैं लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। मैं आपसे कहूँ कि अगर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं घूमते हुए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो चार्ज जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। ये करंट हो जाएगा मेरा, करंट जाएगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अब देखो तो जहाँ प्रोटॉन जा रहे होंगे, ठीक, आगे क्लास में पढ़ोगे होल्स का कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट, तो वहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो है, तुम्हें पता है एक स्टडी स्पीड पढ़ोगे, ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ोगे, है ना। अभी तो मैं इसको यहीं तक रेस्ट्रिक्ट करता हूँ कि तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि जो कंडक्टर है वो उनकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। जब मैं हायर क्लासेस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर तुम कंसेप्ट ले सकते हो कि हाँ ये ऐसा कुछ कंसेप्ट होगा, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक। तो मैंने जब एम्पेयर डिस्कस करा, 1 एम्पेयर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है, ये डिस्कस करा था। और कूलम क्या था, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान में मैं बार बार इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि दिमाग में तुम्हारे डल जाए, 1 कूलम पर सेकंड, और इस कूलम पर सेकंड को ही मैंने एम्पेयर बोल दिया था। क्योंकि बार बार हम इतनी यूनिट क्यों लिखे, कूलम पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखे फोर्स के लिए, जब हम न्यूटन यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये स्टैंडर्ड यूनिट दे दी। या तो हम कई बार ऐसे किसी साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए, हाँ भाई तुमने कुछ काम करा है इसलिए न्यूटन बोल दिया, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन उनको ऑनर करने के लिए फोर्स की यूनिट न्यूटन रख दी, ठीक। ये 1 एम्पेयर हो गया, ओके। तो अब मैंने एक बात करी मिली एम्पेयर, ठीक है, एम ए। देखो तुमने पढ़ा मिलीलीटर, तुमने पढ़ा मिलीग्राम, तुमने पढ़ा मिली सेंटीमीटर या मिलीमीटर, है ना। तो मिलीलीटर क्या था, 10 की पावर -3 मिलीलीटर, n की पावर -3 लीटर। मिलीग्राम पढ़ा 10 की -3 केजी।
मिलीमीटर पढ़ा 10⁻³ मीटर। तो ये लीटर केजी मीटर है ना, ये यूनिट कन्वर्जन भी मैं तुम्हें समझा दूंगा अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब मैं जैसे ही इसको बताता हूँ तो मैं तुम्हें यूनिट कन्वर्जन बता दूंगा, तो ऐसा समझोगे कि कभी यूनिट कन्वर्जन भूलना ही नहीं होगा। ठीक ओके। तो मैंने जब ये मिली बोला, मिलीग्राम या मिलीमीटर समझाया, तो इसका मीन्स या यूज क्या है, जो ये मिली एम्पियर है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा एम ए, ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर। ठीक, ये क्या है करंट। एक आया था टर्म माइक्रो, है ना, माइक्रो एम्पियर, तो वो था 10⁻⁶ एम्पियर। ये मिली, माइक्रो, ये सारे बहुत सारे टर्म्स है। 11वीं क्लास में फिजिक्स में पूरी लेक्चर है, लेकिन मैं तुम्हें यही बता दूंगा ताकि कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, तो वीडियो थोड़ा पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक, मैं यहीं पे करता हूँ। तो अ करंट ऑफ, कर लिया ट्राई, देखते हैं। अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट। ठीक, तो जो दे रखा है पहले वो समझो कि करंट दे रखा है मुझे, आई दे रखा है ना। ऐसा समझो तुम्हें कुछ याद ही नहीं फॉर्मूला, ये नहीं कि फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने लग जाओ, क्या फॉर्मूला लगेगा। पहले क्वेश्चन समझो कि एक करंट है 150 मिली एम्पियर का, फ्लो कर रहा है एक सर्किट से 2 मिनट के लिए। ठीक, सर्किट वर्ड अभी नहीं समझ में आ रहा। सर्किट का मतलब होता है पूरा क्लोज जो हमारे पास सिस्टम होगा, इसमें सेल होगी, बल्ब होगा या कोई भी इंडिविजुअल रखा होगा। ठीक, तो मैंने मुझे करंट दिया गया 150 मिली एम्पियर। ठीक, फ्लोस थ्रू सर्किट फॉर 2 मिनट। अब देखो टाइम दे रखा है 2 मिनट, तो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि जो यूनिट है उसको चेंज करना सीखो। देखो ऊपर मैंने ऊपर लिखा है कि 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड है, यहाँ पर यूनिट मिनट आ गई, तो सीधी सी बात है तुम्हारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई इसे पहले सेकंड में करो, वरना कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो 2 मिनट को तुमने सेकंड में करा, 2 × 60 सेकेंड 120 सेकेंड्स। ठीक, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो इतने देखा है कि बच्चे ज़्यादातर यूनिट नहीं कन्वर्ट करते, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, इतना एक्सपीरियंस से बताया मेरे को। ठीक, तो करंट 150 एम्पेयर हो गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक, तो मुझे अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगी बात कि करंट क्या था, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम, तो यानी कि आई मैंने क्या बताया था, Q अपॉन टाइम होता है। Q यहाँ पर N अपॉन टाइम है। अब देखो मुझे सिर्फ चार्ज निकालना है, तो इससे तो मुझे मतलब है नहीं, N से मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि देखो चार्ज निकालना है, तुम्हें दे रखा है करंट और टाइम दे रखा है, तो जब Q निकालना है, ठीक है, तो I मेरा क्या है 150, अब मिली एम्पेयर है, तो मिली एम्पेयर इंटू टाइम कितना है 120 सेकेंड्स। ठीक, क्योंकि देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाऊंगा तो Q आ जाएगा I इंटू टी, तो ये 120 सेकेंड्स आ गया। अब इसको मैं एम्पेयर में कर लेता हूँ, तो 150 इंटू 10⁻³ इंटू ये एम्पेयर हो जाएगा इंटू 120 सेकेंड। ठीक, इसे सॉल्व कर लोगे। अब देखो चार्ज की यूनिट कूलम होती है, इसकी मल्टीप्लाई करना और कूलम में आंसर तुम्हारा आ जाएगा, तो खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना आंसर क्या आ रहा है। ठीक, मैं देख लेता हूँ एक बार इसका आंसर क्या है। आंसर आ रहा है 18 कूलम। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो खुद ही, इतने बड़े हो, 18 कूलम आंसर आएगा। हो गया, मैच कर लिया तो ठीक है, तो करंट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है। एक और क्वेश्चन देखा है, क्योंकि कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन अलग है। तुम्हें सिर्फ जो तुमने समझा है उस फॉर्मूले को यूज करना है और इस क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। अ टोटल ऑफ 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका मतलब कि कंडक्टर है जिसमें करंट जा रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे और ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इतने इलेक्ट्रॉन है कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकेंड। ये पावर सप्लाई, वोल्टेज, ये सारे जो कंसेप्ट है आगे आते रहेंगे। ठीक, टाइम पता है हमें, टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। देखो अब टाइम पहले से 20 सेकेंड्स दे रखा है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत है किसी में, नहीं जरूरत है, क्योंकि हम सेकंड में यूज करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। अब देखो तुम्हारे दिमाग में आया है कि करंट बताना है, तो मतलब करंट का फॉर्मूला तुमने पढ़ा I = Q अपॉन T। ठीक, Q मेरा चार्ज है और T क्या है, टाइम। अच्छा,
और अब देखो क्वेश्चन में चार्ज कहीं नहीं दे रखा, तुम्हें कहीं भी कूलम नहीं नजर आया है ना, तुम्हें क्या नजर आया, टाइम और एम्पियर मतलब करंट निकालना है। ठीक, तो अगर मेरे को Q निकालना है, Q का फॉर्मूला N इंटू ई, फॉर्मूला क्या देखो, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू मैंने तुम्हें क्या बताई थी, E की वैल्यू तो सेम रहती है, जो क्या है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 6 इंटू 10 की पावर 46 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे चार्ज निकालना है तो N क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 6 इंटू 10 की पावर 46 इंटू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये क्या आ गया मेरे पास, चार्ज। दिखने में बहुत बड़ी वैल्यू लग रही है। ठीक, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया। अब टाइम तुम्हें क्या दे रखा है, 10 सेकेंड। तो एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये था। अब देखो चार्ज आ गया, तो आई जो ये वैल्यू है इसको तुम रख दो यहाँ पे, कूलम अपॉन 20 सेकेंड। ठीक, तो आंसर जो आएगा इसका, तो वो आंसर आएगा 4। अब देखो तुम खुद सॉल्व करो, 10 20 के नीचे है। ठीक, तो इंटू माइनस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 10 के -19 और 10 नीचे, 10 के -20, 10 के -20 और ये 46 है, यानी कि 10 की पावर किस में आ रहा होगा, -20 और 46, यानी कि 10 की पावर 26 आ रहा होगा। और जो ये आपस में कैलकुलेशन है उसको तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, 1.6 अपॉन 2। ठीक, तो देखो पहले 2 से 3 काटना, 16 3 से क्या होता है 48। ठीक, तो 4.8 इंटू 10 की पावर 26 आंसर कहीं इस पे आ रहा होगा, और ये ले लेते हैं हम एम्पियर। ठीक, तो कैलकुलेशन भी आसान बनाई जा सकती है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन दिख रही है। देखो अप्रोच कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं जब बेसिक से समझा रहा हूँ तो समझो। यहाँ पर 10 की पावर -19 कूलम था, यहाँ पर डिवाइड बाय 10 है, क्योंकि देखो 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ, तो ये 10 जब ऊपर जाएगा 10 की पावर -20 होगा, 10 की पावर -20 और 10 की पावर 46, तो 10 की पावर 26 आ गया। 10 की पावर हमने सॉल्व कर ली। अब टर्म रह गया 2, 1.6 और 6। ठीक, तो देखो ये चीज़ रह गई, 6 इंटू 1.6 अपॉन 2, 3, तो 4.8 इंटू 10 की पावर 26, और हम आंसर लिखते हैं करंट का एम्पियर में, तो करंट की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 2 मिनट में होगा क्वेश्चन, लेकिन पहले कंसेप्ट लगाओ। पहले क्वेश्चन करोगे तो भले 10 मिनट लगेंगे, सेकंड बार अटैम्प्ट करोगे तो 5 मिनट्स, थर्ड बार 2 मिनट्स, और मैं बता रहा हूँ 1 मिनट के अंदर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, जब तुम्हारे पास प्रैक्टिस होगी इतनी। ठीक है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में कंसेप्ट लगाने में थोड़ा टाइम होगा, करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू 6 × 10⁴ है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन मेरे को तुरंत समझ में आ जाते हैं, इसका मीन्स की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन देख लिया। अब आगे एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं, उससे पहले एक और 2-3 टर्म और देख लेते हैं। जैसे एक होता है एमीटर। ठीक है, अब देखो हमने जो है किसी भी चीज़ को नापने के लिए मेजरिंग डिवाइस बनाई है। किलोग्राम के लिए हमने वेइंग मशीन बनाई, जिसमें हम अपना वेट नाप सकते हैं। सेम एमीटर क्या नापता है, करंट को नापता है। ठीक, एमीटर आप AMP से इसे समझ सकते हो, एम्पियर है। ठीक है, तो एमीटर क्या करता है, करंट नापता है किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक, आगे वोल्टमीटर देखेंगे जो वोल्ट नापता है। उससे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।